ये चीख की आवाज कहां से आ रही है? इतनी रात गए जयंतीलाल के बंगले से कौन भाग रहा है? जरूर कोई गड़बड़ है। हेलो, पुलिस स्टेशन। ये है वो शख्स जिसके चीखने की आवाज इनके पड़ोसी मिस्टर पादुकोण ने सुनी। और ये खून भी अभी तक सूखा नहीं है सर। इसका मतलब ये हुआ कि कत्ल हाल में ही हुआ है। You're right, श्रीवास्तव। हो ना हो श्रीवास्तव, इस शख्स का कत्ल भी उसी आदमी ने किया है जिसे मिस्टर पादुकोण ने बंगले के पिछवाड़े से भागते हुए देखा। हो सकता है सर। श्रीवास्तव, मुझे नहीं लगता कि इस कत्ल के पीछे मकसद चोरी हो सकता है। आओ श्रीवास्तव। सर ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? इसी बंगले से आ रही है श्रीवास्तव, यहीं कहीं से। हेलो, कोई है? कोई है यहाँ पे? बच्चे, मुन्ना, हम लोग पुलिस वाले हैं। अब आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप कौन है? आपका नाम क्या है? साहब, मेरा नाम राजा है। मेरे पिताजी इस घर के नौकर हैं। बेटे, आपके पिताजी का नाम क्या है? भोला। कहाँ है वो इस वक्त? वो इस वक्त किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। आप और आपके पिताजी अकेले घर पर रहते हैं? जी नहीं साहब, इस घर के साहब अकेले रहते थे तो मैं और मेरे पिताजी उनके साथ रहते हैं। लेकिन बच्चे, आप यहाँ छुप के रो क्यों रहे हो? मैं डर गया था। किससे? कोई साहब से मिलने आया था, शायद उसने साहब को खून कर दिया। मैंने साहब की चीख सुनी। तुमने चीख सुनी? तुमने और कुछ महसूस किया? और कुछ देखा तुमने? नहीं। क्या तुमने उसे जयंतीलाल जी का खून करते हुए देखा था? नहीं साहब, मैंने उसे नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ। ओह माय गॉड। तुम बिल्कुल घबराना मत, ओके? श्रीवास्तव, यहाँ पर एक हवलदार तैनात कर दो। राजा बेटा, इधर बैठो। एक कुर्सी है, इधर आराम से बैठो। हाँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ? रिलैक्स। चलो श्रीवास्तव।
सर ये तो मास्क है। श्रीवास्तव, मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे कातिल यही मास्क पहन कर आया था। सर हमारे डिपार्टमेंट के स्केच आर्टिस्ट मिस्टर देसाई ने इस मास्क के आधार पर यह स्केच तैयार किया है। और उनका भी यही मानना है कि इस मास्क को पहनने के बाद किसी भी आदमी की शक्ल सूरत लगभग इस स्केच की तरह ही लगेगी। श्रीवास्तव, दो संभावनाएं हो सकती हैं और वो दो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि पहली तो ये कि किसी इंसान ने अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी इमेजिनेशन से ये मास्क बनाया हो। I mean, इसके नए नक्श, that's it। और दूसरी संभावना ये, इसी शक्ल सूरत का इस दुनिया में कोई आदमी बसता है। अब इसका कोई दुश्मन हो सकता है, उसने इससे बदला लेने के लिए इसका मास्क तैयार किया, कत्ल किया और बंगले के बाहर वो मास्क प्लांट कर दिया इससे बदला लेने के लिए, इसे फंसाने के लिए। You're right, sir। वो कॉन्ट्रैक्टर क्या नाम है उसका? जयंतीलाल। हाँ, जयंतीलाल। कुछ पता चला उसके बारे में? जी हाँ, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसकी फैमिली में और कोई नहीं था। अपने बेंगलोर में वो अपने नौकर और उसके अंधे बेटे के साथ ही रहता था। पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, रोड और ब्रिजेस बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। सिविल कॉन्ट्रैक्टर, रोड और ब्रिजेस बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। बिग मनी, बिग कैश इन्वॉल्व्ड, दुश्मन होने की सारी संभावनाएं। राइट सर। और उसका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल था कॉन्ट्रैक्टर राम कार्निक। मरे हुए आदमी के बारे में अक्सर लोग बुरी बात नहीं बोलते इंस्पेक्टर, लेकिन मेरी नजर में जो इंसान जीते जी बुरा हो, मरकर भी वो बुरा ही रहेगा। जयंतीलाल बहुत ही घटिया, लालची और धोखेबाज इंसान था। नफरत करता था मैं उससे। मिस्टर राम कार्निक, जयंतीलाल जी के बारे में ये जो आपकी राय है, इसके पीछे कोई खास वजह? बिला वजह मैं कभी कोई बात नहीं बोलता इंस्पेक्टर, नेवर। उसकी वजह से मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। कार्निक साहब, ये बताइए कि नुकसान आपको कैसे हुआ? करोड़ों की लागत से एक पुल बनने वाला था इंस्पेक्टर, और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे मिलने वाला था। लेकिन ऐन मौके पर इस जयंतीलाल ने वो कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत देकर खुद हासिल कर लिया, और मैं उस पुल को बनाने के लिए मटेरियल भी खरीद चुका था, और उसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ कि मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। और मुझे अपना बिजनेस खड़ा करने में और 3 साल लग गए, 3 इयर्स। और यही वजह है मिस्टर राम कार्निक कि मार्केट में जयंतीलाल जी आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे, करेक्ट? मुझे उसकी मौत का अफसोस सिर्फ इसलिए इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं उसके जीते जी उसे बिजनेस में बर्बाद होते हुए देखना चाहता था। मैं खुद उसके साथ वो सलूक करना चाहता जो उसने मेरे साथ किया। और जब आपको ये मौका नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन में, यूं कह लीजिए, आपने उसका खून कर दिया या फिर खून करवा दिया। इंस्पेक्टर, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेबुनियाद मुझ पर इल्जाम लगा दें। ठीक है कार्निक साहब, फिलहाल आप ये बताइए कि कल रात 11 से 1 बजे के बीच में आप कहाँ थे? कल रात वो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ था। आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ थे मिस्टर राम कार्निक? मैं कोई मुजरिम नहीं हूं इंस्पेक्टर के आप इस तरह से मुझसे सवाल जवाब करें। शक की बुनियाद पर
अपने मुजरिम से सवाल जवाब करने का हक हमें कानून ने दिया है। ओके? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना तो आपको है मिस्टर राम कार्निक, मैं तो जानना चाहता हूं, और ये जानना चाहता हूं कि जिस वक्त जयंतीलाल जी का खून हुआ, एग्जैक्टली उस वक्त आप कहां थे? जयंतीलाल जी के साथ आपकी बिजनेस राइवलरी थी, ये तो आप खुद कबूल कर चुके हैं। अब जिस वक्त जयंतीलाल जी का कत्ल हुआ, उस वक्त आप ही की कद काठी का आदमी उनके बंगले से बाहर निकलता देखा गया था। इसका जवाब है आपके पास? इंस्पेक्टर, मैं अपने 4 दोस्तों के साथ कल रात 10 बजे से 3 बजे तक रंगीला बार में था, जोगेश्वरी। फिर से एक बार सोच लीजिए मिस्टर राम कार्निक कि वाकई 10 और 3 के बीच में आप जोगेश्वरी के रंगीला बार में थे? आई एम श्योर, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि इसे पहचानते हैं आप? ये तो एक रबर का टुकड़ा दिखता है। लेकिन ये है कुछ और मिस्टर राम कार्निक। श्रीवास्तव। मिस्टर कार्निक, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसे पहचानते हैं आप? कमाल है, एक पेंटर का स्केच दिखाकर आप इसकी पहचान पूछ रहे हैं मुझसे। इसके मायने ये हुए मिस्टर राम कार्निक कि आप इसे जानते हैं। यस, ये पेंटर रंजन बरुआ हैं, काफी अच्छे पेंटर हैं। रंजन बरुआ। इंस्पेक्टर, ईमानदारी से कहूं तो अपनी सफाई पेश करने के लिए मेरे पास एक भी गवाह नहीं है, कोई परफेक्ट एलिबाई नहीं है। मिस्टर रंजन बरुआ, कल रात आप कहां थे? यही स्टूडियो में पेंटिंग कर रहा था। अमूमन देर रात तक पेंटिंग करने की मेरी आदत है, 2-3 तो बज ही जाता है। कॉन्ट्रैक्टर जयंतीलाल का नाम सुना आपने? आप उन्हें कैसे पहचानते थे? दोस्त थे। आपके और जयंतीलाल जी के बीच में कभी कोई मतभेद या कोई दुश्मनी? वैचारिक मतभेद था। वो कॉन्ट्रैक्टर, मैं आर्टिस्ट। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना। दौलत कमाने के लिए वो जो रास्ते अपनाता था, मेरे उसूल के खिलाफ थे। यानी आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर रंजन बरुआ कि आपकी जयंतीलाल जी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं? नो, नॉट एट ऑल। इसीलिए मैं आपको आगाह किए देता हूं मिस्टर रंजन बरुआ कि कोई आपको फंसाना चाहता है। ये मास्क देख रहे हैं आप? ये आपकी शक्ल का मास्क है मिस्टर रंजन बरुआ, किसी ने बनाया है। आपके बगल में कातिल ने जयंतीलाल जी का खून किया और बंगले के पिछवाड़े ये मास्क वहां प्लांट कर दिया ताकि इस कत्ल के केस में आप फंस जाएं। अच्छा, ये बताइए कि आपसे किसी और की या फिर राम कार्निक की कोई दुश्मनी? नो नो नो। मिस्टर बरुआ, ये बताएंगे कि
मरहूम जयंतीलाल जी के घर में और कौन कौन है? जी, उनके 2 बेटे थे जो रोड एक्सीडेंट में मारे गए, और उनकी पत्नी शादी के 15 साल बाद उन्हें डिवोर्स देके अपने फादर के पास दार्जिलिंग में सेटल हो गई थी। Anyhow, thank you very much. Thank you, Mr. Verma. Anytime. जयंतीलाल के कातिल को पकड़ने में जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो हेजिटेट मत कीजिएगा, मैं हमेशा तैयार हूं। Thank you, Mr. Verma. Thank you. You're most welcome. श्रीवास्तव, अब तक हमारी नजरों में राम कार्निक ही एक वाहिद ऐसा शख्स है जो जयंतीलाल का दुश्मन था और जो उस पेंटर रंजन बरुआ को भी जानता था। लेकिन सर, हमारी तहकीकात से यह बात तो कंफर्म हो गई है कि राम कार्निक की एलिबाई पक्की थी। कत्ल वाली रात वो रंगीला बियर बार में ही था और 3 बजे से पहले वो बार के बाहर 5 मिनट के लिए भी नहीं निकला। सर, फिलहाल तो उस मास्क के अलावा कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास और कोई सुराग भी नहीं है। सुराग भले न हो श्रीवास्तव, लेकिन हमारे पास एक पुख्ता गवाह जरूर है। हमारे पास गवाह है? जी हाँ। कौन सर? जयंतीलाल का नौकर भोला, उसका बेटा राजा। लेकिन सर, वो बच्चा तो अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता, वो हमारी मदद कैसे करेगा? मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव कि वो बच्चा हमें कातिल तक पहुंचने में मदद जरूर करेगा। राजा बेटा, तुम्हारे डैडी परसों रात घर पर नहीं आए थे ना? नहीं। अच्छा राजा बेटा, एक बात बताओ, जिस रात जयंतीलाल जी का खून हुआ उस रात तुमने कुछ देखा, कुछ महसूस किया? कोई आया था, वो ऊपर जा रहे थे, मैं बीच में आया तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। उन्होंने ऊपर जाके हमारे साहब को खून कर दिया। मैंने उनकी चीख सुनी, मैं डर के मारे कमरे में छुप गया। उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था? नहीं। राजा बेटा, अपने दिमाग पे जोर डाल के बताओ कि तुमने कोई ऐसी खास बात महसूस की या सुनी जो तुम्हें बड़ी अजीब लगी हो? मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है और मैंने सिर्फ साहब की चीख सुनी थी। तुम्हें अच्छी तरह याद है? जी हाँ साहब। अच्छा राजा बेटा, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ ड्राइव पे चलेंगे? हम लोग घूमने चलते हैं गाड़ी में, शायद रास्ते में कुछ याद आ जाए तुम्हें। ओके? बोला, मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद छोड़ जाऊंगा। जी साहब। राजा बेटे, कुछ याद आया आपको? नहीं। गौर से सोचो। अच्छा राजा बेटा, एक बात बताओ, जब जयंतीलाल जी का झगड़ा हो रहा था उस आदमी के साथ, तब उन्होंने किसी का नाम लिया था? जरा दिमाग पे जोर डाल के बताओ। नहीं। अच्छा चलिए, खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको आइसक्रीम पसंद है? जी हाँ, कभी कभी साहब हमारे लिए लेके आया करते थे। अभी लेके देते हैं आपको, 1 मिनट। मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ।
ये रही आपकी आइसक्रीम राजा बेटे। हाँ, चॉकलेट है। अंकल, ये आप मुझे कहाँ ले आए? राजा बेटा, मेरे ऑफिस में पुलिस स्टेशन। लेकिन मेरी आइसक्रीम तो खत्म हो गई। ओफो, चलिए खैर एक और आ जाएगी। चलिए श्रीवास्तव सर। जरा राजा बेटा को नीचे उतारना। आइए। ओके सर। हाँ राजा बेटा, कुछ याद आया? हाँ, जब वो आदमी आया था ना, तो मुझे कुछ अजीब सी खुशबू आई थी। कैसी खुशबू? पता नहीं, पर एक अजीब सी खुशबू आई थी। अजीब सी खुशबू? एनीहाउ, एक काम करते हैं राजा बेटा, चल के ऑफिस में बैठते हैं, आपको हम एक और आइसक्रीम खिलाते हैं, शायद कुछ और याद आ जाए। ओके, अच्छा। एक मिनट। कौन है? कौन है? कौन है? उस आदमी के आने पर ऐसे ही खुशबू आई थी। मतलब टर्पेंटाइन की खुशबू। कम इन। कौन हो तुम? रंजन बरुआ। रंजन बरुआ? रंजन बरुआ तो मैं हूं। तुम कौन हो? तुम्हारा भूत।
इंस्पेक्टर, ये कैसा बेहुदा मजाक है? मजाक तो आपने अपने साथ किया है पेंटर बाबू, अपना ये मास्क बनाकर। क्या मतलब? मतलब ये पेंटर बाबू कि ज्यादा अनजान बनने की कोशिश ना करो, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। देखो इंस्पेक्टर, तुम जरूर किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए हो। जी हाँ, गलतफहमी का शिकार हो गया था, लेकिन अब ये गलतफहमी दूर हो गई है। कत्ल वाली रात आप कॉन्ट्रैक्टर जयंतीलाल के घर गए थे ना? नो। गए थे? नो। मैंने कहा गए थे। I said no. And I said yes. No. I said yes. और आप ही ने जयंतीलाल जी का खून किया। इंस्पेक्टर! Hey, आवाज नीचे करके बात करो, मेरे सामने चिल्लाने का नहीं। The hell you think about yourself? तुम मुझे ऐसे किसी झूठे इल्जाम में नहीं फंसा सकते। और तुम ये मासूमियत का मुखौटा अपने चेहरे पर पहनकर बहुत दिनों तक मेरे हाथों से बच नहीं सकते। जयंतीलाल जी का खून तुमने किया है और सिर्फ तुमने किया है मिस्टर रंजन बरुआ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? पेंटर बाबू, आपका घर जयंतीलाल जी के बहुत करीब है। जब आप जयंतीलाल जी के घर उनका कत्ल करने गए, जाने से पहले आपके हाथ में जो कलर लगा हुआ था, आपने टर्पेंटाइन से उसे साफ किया, जैसे कि अक्सर हर पेंटर करता है। और टर्पेंटाइन की महक बहुत देर तक बरकरार रहती है। जब तुम जयंतीलाल जी का खून करने गए, जो रास्ते में तुम एक बच्चा टकराया उसके बंगले के अंदर, आपने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की और ये टर्पेंटाइन की खुशबू बहुत देर तक बरकरार रहती है। उस बच्चे ने वो खुशबू आइडेंटिफाई की। जब पहली बार मैं आपसे मिलने आया आपके घर पर, तब तुम उसी टर्पेंटाइन से अपने कलर वाले हाथ साफ कर रहे थे और मैंने वो खुशबू आइडेंटिफाई की। वही सुराग मुझे तुम तक ले आया। What rubbish! ये कोई सबूत हुआ मुझे कातिल साबित करने के लिए? पुलिस को मुजरिम से सच उगलवाने के बहुत सारे तरीके आते हैं पेंटर बाबू। उसमें से एक 3rd डिग्री भी होता है। अगर आप कहें तो आपसे सच्चाई उगलवाने के लिए हम ये 3rd डिग्री इस्तेमाल कर लें। इंस्पेक्टर, तुम्ही ने कहा था कि किसी ने मेरी शक्ल का मास्क इस्तेमाल करके मुझे फंसाने की कोशिश की है। कहा था, बेशक कहा था। जरा सोचने वाली बात है पेंटर बाबू कि कोई इंसान मास्क पहनकर जब किसी का खून करने जाता है, खून करने के बाद जब वो वापस जा रहा है तो मास्क निकालकर वो लॉन में नहीं फेंक देगा ताकि अड़ोस पड़ोस वाले उसे पहचान ले, पुलिस के हवाले कर दे, उसे फांसी हो जाए। तो मास्क पहनने का फायदा क्या हुआ? ये चालाकी आपने की थी पेंटर बाबू। आपने हमें गुमराह करने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए, ताकि अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो बड़ी आसानी से आप जवाब दे सके कि किसी ने मास्क उतारकर बंगले में फेंक दिया मुझे फंसाने के लिए, मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। वेरी क्लेवर। लेकिन एक बात भूल गए आप पेंटर बाबू कि जहां मुजरिम के सोचने की हद खत्म होती है, वहीं से इंस्पेक्टर भारत की सोच शुरू होती है। मैं कह चुका हूं, मैंने जयंतीलाल का खून नहीं किया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। जल्दी से कबूल करने के, वरना आपके दोनों हाथ में तोड़ दूंगा। ना तो आप पेंटिंग करने लायक रहेंगे और ना ही किसी का कत्ल करने लायक। Come on, speak up! Speak up! You can't do this to me, Inspector! I will do this to you. Okay, okay, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। जयंतीलाल का कत्ल मैंने किया है। और अब आप हमें ये बताएंगे
या आपने क्यों किया जयंतीलाल जी का खून? क्योंकि वो कमीना था, कमीना था, कमीना था। 2 साल पहले मैंने उसे एक पेंटिंग गिफ्ट की थी, मगर उस पेंटिंग के फोटोग्राफ्स एक इंटरनेशनल बायर ने कहीं देखे। उसे वो पेंटिंग बहुत पसंद आई और वो मुझसे 30 लाख रुपए में वो पेंटिंग खरीदने के लिए तैयार हो गया। 30 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, और फिर इतने महंगे दामों में मेरी पेंटिंग बिकने से मेरा रुतबा, मेरी प्रेस्टीज बहुत ऊंची हो जाएगी, ये मैं जानता था। मैंने उस बायर से सौदा कर लिया और बतौर एडवांस 10 लाख रुपए ले लिए। मेरे लिए जिंदगी का ये बहुत बड़ा मौका था। मैंने सोचा कि जयंती मेरा दोस्त है, मेरी पेंटिंग मुझे वापस कर देगा और मैं उसे कोई दूसरी अच्छी सी पेंटिंग गिफ्ट कर दूंगा। यही सोचकर मैंने जयंती को यहाँ अपने घर पे बुलाया। अमा यार, कैसी बातें कर रहे हो? भला गिफ्ट में दी हुई चीजें भी किसी को कोई लौटाता है? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, तुम उस बायर को रुपए वापस दे दो। मैं तुम्हें वो पेंटिंग वापस देने वाला नहीं हूं। यार, वो पेंटिंग मेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। मेरी कितनी जरूरतें, कितने सपने पूरे हो सकते हैं। वो पेंटिंग तुम्हें मुझे वापस करने में क्या एतराज हो सकता है? देखो ना, आफ्टर ऑल वो पेंटिंग है तो मेरी ना। अरे भाई, वैसी ही दूसरी पेंटिंग बनाकर उस बायर को दे दो। अरे नहीं दे सकता है यार, कैसे दे दूं? क्या ताजमहल या पेरिस का एफिल टावर दोबारा बन सकता है? नहीं तो क्या मैं वो पेंटिंग दोबारा नहीं बना देता? मगर जो एक चीज बन गई, दोबारा नहीं बन सकती यार। देख मेरे दोस्त यार, बच्चों की तरह जिद मत कर यार, मेरी पेंटिंग मुझे वापस कर दे यार, प्लीज। देखो रंजन, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं वो पेंटिंग तुम्हें वापस लौटाने वाला नहीं हूं। मैं किसी भी कीमत पर उससे अपनी वो पेंटिंग हासिल करना चाहता था। मैंने ठान लिया था कि अगर इसके लिए मुझे उसकी जान भी लेनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? रंजन, तुम और इस गेटअप में?
देखो रंजन, मैं तुम्हें पेंटिंग ले जाने नहीं दूंगा। अपने जुर्म की कहानी तफसील से बताने का बहुत बहुत शुक्रिया पेंटर बाबू। एक मशवरा देता हूं आपको पेंटर बाबू कि आप एक पेंटर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार हैं। आपके हाथों में ब्रश और कलर शोभा देते हैं, चाकू और खंजर नहीं। कॉन्ट्रैक्टर जयंतीलाल के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। श्रीवास्तव सर, हिरासत में लो इन्हें। और राजा बेटा, मैं आपको थैंक्स बोलने आया हूं और ये चॉकलेट देने आया हूं, ये आपके लिए। किस लिए इंस्पेक्टर साहब? इसलिए मेरा राजा बेटा कि आपकी मदद से हमने एक कातिल को पकड़ा है। आपने कातिल को पकड़ने में पुलिस की मदद की। कौन कहता है कि आपके पास आंखें नहीं है? मैं कहता हूं आपके पास आंखें भी हैं, आपके पास एक आला दिमाग भी है, और इतना अच्छा दिमाग है कि एक दिन आप सारी दुनिया को रोशन करोगे। और अब आने वाली 26 जनवरी को सरकार से मेरे राजा बेटा को शौर्य पुरस्कार दिलाने की सिफारिश करूंगा। ड्राइवर, स्टेशन। गाड़ी क्यों रोक दी भाई? ये रास्ता तो स्टेशन की तरफ नहीं जाता है। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर भारत हियर। इंस्पेक्टर भारत, दरवाजा खोलकर देखो, वहां एक तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन बोल रहा है? मैंने पूछा कौन? ACB। ये उंगली जिस शरीर से काटी गई है
वो इंसान अभी जिंदा है, लेकिन अगर 12 घंटे में तुमने उसे ढूंढ कर नहीं निकाला तो वो शरीर लाश में बदल जाएगा। वो शरीर कहां है इसका इशारा उंगली खुद कर रही है। कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर भारत। हेलो हेलो हेलो। सर, एसीबी नाम से जितनी भी फैक्ट्रियां या ऑफिसेज हो सकते थे सबको अलर्ट कर दिया गया है, बट अभी तक कहीं से कोई भी फीडबैक नहीं मिला सर। मुझे तो ये लगता है कि किसी ने हमें परेशान करने के इरादे से या फिर हमारे साथ मजाक किया होगा सर। मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव कि ये उंगली किसी जिंदा आदमी के हाथ की कटी हुई उंगली है, और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। आई डाउट इट सर। मुझे नहीं लगता कि इस उंगली में कोई सुराग छुपा है। जरूर किसी ने परेशान करने के इरादे से ऐसे ही इसमें एबीसी लिख दिया होगा। नहीं श्रीवास्तव, नहीं, कोई यूं ही कुछ नहीं लिख देता श्रीवास्तव। कोई अगर किसी लिखना होता तो वो एबीसी लिख देता। उसने एसीबी क्यों लिखा? सी बीच में ही क्यों लिखा? ये सी बीच में, सी बीच में, सी बीच में। यस श्रीवास्तव, सी बीच। बट सर, ऐसे तो कितने सी बीच शहर में होंगे। श्रीवास्तव, उसने आंसर भी यही दिया है। शायद ए का मतलब अंधेरी होगा और बी का मतलब बांद्रा होगा। अंधेरी और बांद्रा के बीच में जो सी बीच है वहां। यस, आई एम क्वाइट श्योर श्रीवास्तव। अंधेरी और बांद्रा के बीच में जितने पुलिस स्टेशन हैं सबको अलर्ट कर दो। ओके, इमीडिएटली। सर, इस तरफ आइए, बॉडी वहां पर है। सॉरी सर, ही इज डेड। यह पहले मर चुका था सर, इसलिए हमने यह बॉडी अभी तक बाहर नहीं निकाली। लाश को बाहर निकालो। ओके सर। हवलदार, बॉडी बाहर निकालो। ये तो किसी तस्वीर का टुकड़ा लगता है श्रीवास्तव। यस सर। क्या मतलब हो सकता है इसका?
Yeah, Inspector Bharat here. Sorry. I am so sorry that you are late. Anyway, best of luck for next time. मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव कि मैंने इसे कहीं देखा है। श्रीवास्तव, लाश के फिंगरप्रिंट्स को क्रिमिनल रिकॉर्ड के फिंगरप्रिंट से मैच करो। शायद कोई क्लू मिल जाए हमें। सर वो मैंने ऑलरेडी भिजवा दिया है। सर आपको क्या लगता है, ये किसी साइकिक किलर का काम है या फिर किसी वेल प्लान्ड मर्डर का? दोनों ही हो सकते हैं श्रीवास्तव। कातिल ने अगर सोच समझकर वेल प्लान्ड मर्डर किया है तो दूसरी तरफ वो थोड़ा सा बेवकूफ भी है, क्योंकि उसने पुलिस को चैलेंज किया। श्रीवास्तव, आमतौर पे इंटेलिजेंट कातिल वही होता है जो पुलिस को कभी चैलेंज नहीं करता, और खास तौर से इंस्पेक्टर भारत को। इसे पकड़ा, छोड़ मारूंगा। एक मिनट, काम ले आने दो। आप इंस्पेक्टर भारत हैं? हाँ, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। कही। नमस्कार सर। आप मुझे 100 रुपए जरूर देंगे। 100 रुपए? हाँ, मेरे को उस आदमी ने बोला था ये डब्बा मैं आपको दूंगा और आप मुझे 100 रुपए देंगे ना? जरूर दूंगा। ये डब्बा तुम्हें किसने दिया? ये एक पागल आदमी था और उसने एक पन्ना भी आपको देने के लिए कहा है। हाँ। उस आदमी की शक्ल याद है तुम्हें? कोई हुलिया? बिल्कुल ठीक था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, मूछें बड़ी हुई थी, चश्मा लगाया हुआ था, टोपी पहना हुआ था, उसकी नाक जाड़ी थी। नाक जाड़ी? हाँ। और कोई खास बात याद है आपको? कोई निशानी? हाँ। उसका एक दांत सोने का था। दांत सोने का था? कौन सा दांत? ये साहब, एक बात बोलूं, कोई एक दांत सोने का था और उसने मुझे 50 रुपये दिए और कहा कि 100 रुपये आप देंगे मुझे। 100 जरूर दूंगा। डब्बा मुझे दो। 100 रुपये। वेरी स्मार्ट। ये तुम्हारे 100 रुपए। डब्बा लाओ, पहले डब्बा लाओ। जाओ। साहब, ये पन्ना भी देने को आपसे कहा था मेरे को। ये धीरे से फाड़ के देता हूँ। जाओ। जाओ। नमस्कार सर। नमस्कार। दो अरे जेल तो मैं जेल। काम ले, इसका पीछा करो। ये देखा श्रीवास्तव, कटी हुई उंगली। या इंस्पेक्टर भारत हियर। क्यों इंस्पेक्टर भारत, खेल में मजा आ रहा है ना? इस बार मैंने तुम्हें बहुत ही आसान क्लू दिया है, इसीलिए पहेली सुलझाने का वक्त भी बहुत कम है, सिर्फ 3 घंटे। हाँ, और अगर इन 3 घंटों में तुम लड़की तक पहुंच गए तो उसे जिंदा बचा लोगे, वरना
श्रीवास्तव सर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कातिल ने हमें 3 घंटे की मोहलत दी है। लेकिन सर इस उंगली पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन हो सकता है ये पन्ना कोई क्लू दे जो उस कातिल ने इंस्ट्रक्शंस दिया उस पागल को। एक पन्ना फाड़ के देना। लेकिन सर इस पे तो सिर्फ एक हीरा बना हुआ है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हीरा मतलब डायमंड, और डायमंड से डायमंड बार, डायमंड ज्वेलर, या फिर डायमंड लॉन्ड्री। डायमंड? क्या कहा था उस पागल को उस आदमी ने? एक पन्ना फाड़ के देना। जी। एक पन्ना, पन्ना, हीरा। कहीं हीरा पन्ना नाम की कोई बिल्डिंग या कोई टावर, कुछ ऐसा तो नहीं? यस सर, हीरा पन्ना टावर। ये बिल्डिंग काफी दिनों से बन रही है, लेकिन अभी डिस्प्यूट की वजह से इसमें काम रुका हुआ है। और मेरे ख्याल में किसी भी क्रिमिनल के लिए छिपने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। We must rush there. Come on, come with me, sir. सर, ये तो काफी बड़ी बिल्डिंग है सर। इसका हर एक कमरा चेक करने में 3-4 घंटे जरूर लगेंगे सर। आई नो श्रीवास्तव, ये बिल्डिंग काफी बड़ी है और हमें हर एक फ्लैट चेक करना है। तुम लोग नीचे शुरू करो, मैं ऊपर जाता हूँ। ओके, कम ऑन क्विक। मत आओ, मेरे पास बम है, मत आओ मेरे पास। एक मिनट, रिलैक्स, घबराना मत, ओके? रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक मिनट आराम से, एक मिनट। मुझे मत छूना। एक मिनट। श्रीवास्तव, आगे मत बढ़ना। यहाँ बॉम्ब है। मैं बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ, तुम तब तक लड़की को आजाद करो, ओके?
कम ऑन फास्ट, हॉस्पिटल लेके चलना है। इंस्पेक्टर भारत, दर्द तो नहीं हो रहा है? Not at all, doctor. I'm absolutely comfortable. That's the spirit, इंस्पेक्टर. That's the spirit. ये तो ऊपर वाले की दया है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई। हो सकता है मैं आपको 1-2 रोज में डिस्चार्ज भी कर दूं, लेकिन तब तक नो मेंटल टेंशन, नो एक्सर्शन, ओके? As you say, doctor. That's it. Keep it up. एक्सक्यूज मी डॉक्टर। इंस्पेक्टर, घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे जख्म कोई भी गहरा नहीं, लेकिन अंदरूनी चोट काफी लगी है। मैं तो कहूंगा कि इन्हें 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट लेना चाहिए, और ऐसे में अगर आप इन्हें डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर होगा। ओके? ओके डॉक्टर। कैसी तबीयत है सर? I'm okay, श्रीवास्तव। I'm okay. आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है इंस्पेक्टर भारत। मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं आपका शुक्र कैसे अदा करूं। Very simple, young lady. मुझे सिर्फ उस आदमी का नाम बताओ जो तुम्हें इस हाल में छोड़ गया था। मुझे कुछ पता नहीं है, सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि मैं एक टैक्सी में बैठी थी और टैक्सी ड्राइवर ने मेरे ऊपर कुछ स्प्रे किया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बंधा हुआ पाया। उस टैक्सी वाले की शक्ल याद है आपको? नहीं, उसका चेहरा ढका हुआ था। और टैक्सी का नंबर तो आपने नोट नहीं किया होगा? टैक्सी में बैठते वक्त उसका नंबर भला कौन नोट करता है। हाँ, लेकिन अगर मैं उस टैक्सी में फिर दोबारा बैठूंगी तो जरूर पहचान लूंगी। और कोई खास बात याद है आपको? और हाँ, उसके विंड स्क्रीन पर एक स्टिकर लगा हुआ था। उस पर लिखा था, डू यू नो वेयर आर यू गोइंग। और हाँ, शीशे के नीचे एक स्कल लटका हुआ था। आई मीन एक खोपड़ी। स्कल? अरे कौन? अरे तनिक रुको भैया, आवत रही। अरे तुम रुको, हम चाबी लेकर आवत हैं। अरे लेकिन भैया, ये रोज सुबह तुम काहे गाड़ी देर से लाते हो? देखो भैया, एक तो हम बाहर वालन को गाड़ी देत नहीं, तुम घनश्याम का नाम लेकर आत रही, हमने तुमको गाड़ी दे दी। लेकिन कल अगर गाड़ी लेट हो गई तो समझो सब गड़बड़ हुई गवा का, समझे? हाँ, पी लो चाबी। जय राम जी की। तो अपना पूरा अब एक विशेष सूचना। पुलिस को एक ऐसी टैक्सी की तलाश है जिसके अंदर एक स्कल लटक रहा है और एक स्टिकर पर लिखा है, डू यू नो वेयर आर यू गोइंग। उस ड्राइवर ने एक शॉल ओढ़ रखी है। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नजर आए तो पुलिस से सूचना करें। हीरा पन्ना में हुए बमकांड को लेकर पुलिस को उस ड्राइवर की तलाश है। अरे ये सब तो हमरा गाड़ी में। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ साहब, वो जो आपने टीवी में गाड़ी और ड्राइवर का हुलिया बताया ना, टैक्सी तो वही है।
लेकिन ड्राइवर कहाँ गया? पीछे पीछे उतार देखो इधर। ठीक है चलो बाहर चलते हैं। सर, लाश के पास से हमें सिर्फ ये मिला है, लेकिन सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन तस्वीरों का असली मकसद क्या हो सकता है। श्रीवास्तव, मेरा ख्याल है कि ये जो पिक्चर्स हैं ये एक ही तस्वीर का हिस्सा है और वो तस्वीर ही कातिल का मकसद है। वो जो पहली लाश मिली थी उसकी शनाख्त हो गई? क्या रिपोर्ट आई उसकी? आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। वो एक नामचीन क्रिमिनल था सर। आज से 4 साल पहले अपना बैंक में जो डकैती हुई थी उसमें वो शामिल था और सारा माल लेकर भागने में वो कामयाब भी रहा। अपना बैंक? जी हाँ सर। इस डकैती में जो इसका सरगना था रमन्ना, वो तो मेरी हाथों मारा गया था ना? जी। और उसका एक साथी बलबीर बख्शी जो वहां से भाग निकला था। और सर एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लड़की जो सुनीता है वो उसी बैंक में कैशियर थी और 4 साल पहले उसी के अलार्म बजाने पर ही पुलिस वहां पहुंची थी। हो ना हो श्रीवास्तव, इस कातिल का इस बैंक डकैती से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इसका एक साथी तो अभी बचा हुआ ना, जगताप, लेकिन वो तो जेल में है। नहीं सर, हमने पता लगा लिया, वो पिछले हफ्ते ही पैरोल पर छूटा है। व्हाट? यस सर। श्रीवास्तव, इस आदमी का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। पता लगाओ कि ये कहाँ है। सर मैंने अपने तमाम आदमी उसके घर के आसपास छोड़ दिए हैं। जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें बता दिया जाएगा। थैंक यू श्रीवास्तव। इंस्पेक्टर भारत हियर। हेलो सर, मैं कमले बोल रहा हूँ पायधुनी से। सर, जगताप अभी भी इधर पहुंचा है। गुड, नजर रखना उस पे और सुनो, श्रीवास्तव को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। बाय। सॉरी सर, इट्स इनफ। डॉक्टर ने कहा है आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली टेंशन नहीं लेने चाहिए। बट सिस्टर, नो प्लीज रिलैक्स। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगी। कहाँ है वो? सर अंदर है वो। कम ऑन फास्ट। तुम लोग अंदर चलो। He's murdered.
नक्शा? भारत का नक्शा? भारत? फोन भी नहीं लग रहा है और मोबाइल भी ऑफ करके रखा हुआ है। गुड इवनिंग सर, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। आई नो, तुमने मुझे हॉस्पिटल फोन करके कहा था कि तुम्हें आज जल्दी जाना है, इसलिए मैं आ गया। तुम जाओ, जब तक अगली शिफ्ट की नर्स आती है मैं यहीं रहता हूँ। ओके? थैंक यू सर। क्या हाल है इंस्पेक्टर भारत? हेलो डॉक्टर। लगता है आप आराम नहीं कर रहे हैं। यू मस्ट बी जोकिंग डॉक्टर। इतना आराम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया। अच्छा, अभी एक इंजेक्शन मैं आपको दे दूंगा, आराम ही आराम हो जाएगा। वैसे ज्यादा काम भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, क्यों? यू आर राइट डॉक्टर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अरे वाह, तुम्हारा जख्म तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। मगर इंस्पेक्टर भारत, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बहुत देर में भरते हैं। क्या बात है भारत, किस सोच में पड़ गए? क्या बात है? अच्छा 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 अच्छा, हाथ काम नहीं कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स, ये मेरे इंजेक्शन का कमाल है। इससे तुम्हारे शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा। पहले हाथ काम करना बंद करेंगे और फिर धीरे धीरे तुम्हें नींद आ जाएगी। कौन हो तुम? क्या मतलब? तुम मुझे नहीं जानते? मैं डॉक्टर रायना। तुम चाहते क्या हो? हाँ? तुमने बख्शी का खून क्यों किया? उस लड़की सुनीता के जान के दुश्मन क्यों बने हो तुम? हाँ? ओहो, दैट्स नॉट फेयर। तुम्हें तो सब कुछ पहले ही पता चल गया। मैं तो समझता था कि जब तक मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तुमने तो पहेली को पहले ही सुलझा लिया। हालांकि मैं आखिरी सुराग जगताप की लाश के पास छोड़ के आया था, क्योंकि मैं जानता था तुम लोग उस तक जरूर पहुंच जाओगे। तो तुम्हारा असली मकसद मेरी जान लेना है? क्यों? मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्यों? रमन्ना याद है तुम्हें? रमन्ना, उस बैंक डकैती पे जिस पर तुमने गोली चलाई थी, जानते हो कौन था? वो मेरा भाई था, मेरा सगा भाई। मेरे भाई ने मुझे डॉक्टर बनाने के लिए सब कुछ किया, और मैं डॉक्टर बनने के बाद उसके लिए कुछ नहीं कर सका।
मेरे ही हाथों में, मेरे ही सामने बेबसी की मौत मरा वो, और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो भारत, सिर्फ तुम। मैं अपना फर्ज निभा रहा था डॉक्टर। मैं भी एक भाई का फर्ज पूरा कर रहा हूं। मरते वक्त मेरे भाई ने मुझसे कहा था, राघव मेरी मौत का बदला लेना। बस वही कर रहा हूं मैं। बख्शी और जगताप जिन्होंने मेरे भाई को धोखा दिया था, उन्हें तो मैं खत्म कर चुका हूं। हाँ, वो लड़की जिसने अलार्म लगाया था वो बच गई, क्योंकि तुमने वक्त से पहले ही वो पहेली सुलझा ली थी। कोई बात नहीं, उसे भी मैं मार ही दूंगा, लेकिन तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा भारत कि तुम भी क्या याद करोगे। सबसे पहले मैं तुम्हारी इस उंगली को काटूंगा, जिससे तुमने मेरे भाई पे गोली चलाई थी। चिंता मत करो, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा, क्योंकि इंजेक्शन तो मैं तुम्हें दे चुका हूं। और उसके बाद मैं तुम्हारे शरीर के ठीक वैसे टुकड़े करूंगा, वैसे ही काटूंगा, वैसे ही फाड़ूंगा जैसे मेरे भाई के शरीर के टुकड़े किए गए। ये सब अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकोगे भारत, कुछ कर नहीं सकोगे। नहीं डॉक्टर, नर्स, सिस्टर, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगी, क्योंकि तुम सचमुच पागल हो गए हो। लगता है इंजेक्शन बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा हूं और तुम होगी, लगता है तुम आसान मौत नहीं मरना चाहते। ठीक है, अगर तुम आसान मौत नहीं मरना चाहते तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। क्या कर तेरा तो एक पल भी जिंदा रहना ठीक नहीं है। तुझे तो अभी मरना होगा, इसी वक्त मरना होगा। सर होश में आइए। सर होश में आइए सर। ये सब क्या है सर? आपको तो अभी और आराम की जरूरत है। नहीं श्रीवास्तव, आराम मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है श्रीवास्तव। हमें आराम नहीं करना चाहिए। अभी तो हमें ऐसे बहुत सारे रागवनों का सामना करना है श्रीवास्तव, जो अपना बदला लेने के लिए समाज, इंसानियत और देश के कानून को भुला बैठे हैं, जो ऐसी दलदल में फंस चुके हैं श्रीवास्तव, जहां से बाहर निकला, जहां से वापस जाना इम्पॉसिबल है। वहां से उन्हें कोई वापस नहीं निकाल सकता।
Come on, Srivastava. Back to work.